रहे हैं। जी जी ठीक है अखिलेश जी बोलिए। जो एग्जिट पोल में जिन जिन राज्यों के बारे में जानकारी आ रही है और आप कह रहे हैं कि जो पिछले बार था लगभग वैसे ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो राज्य नहीं टोटल आंकड़ा पिछली बार जैसा है, अलग अलग राज्यों के आंकड़े बहुत काफी हद तक बदले हुए हैं हाँ। लेकिन जिन राज्यों में लगभग 10-12 राज्य जिनके आप अभी बात कर रहे थे, 18 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस पूरी तरह थी, कुछ नहीं मिला था। और 10 साल के शासन का जो किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारी का जो आंकड़े रहे हैं, ठीक है परिणाम आएंगे, हम सब लोग उसे स्वीकारेंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि आम आदमी में भारतीय जनता पार्टी के शासन के प्रति नाउम्मीदी थी। ठीक है कि सरकार से कुछ हुआ नहीं, कुछ बदलाव नहीं दिखा। ठीक है पूंजीपति जो संपन्न था और संपन्न हो गया, गरीब था और गरीब हो गया। तो वो पूंजीपति वाली बात आपको लगता है इतनी जमी नहीं लोगों को? मैं आपको बताता हूं, तेलंगाना में जब जनवरी में सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, रेवंत रेड्डी के साथ सबसे पहले स्टेज पर अदानी जी आए थे, उनके साथ इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आए थे। अशोक गहलोत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, गौतम अडानी ने 65,000 करोड़ रुपए की डील उनके साथ की। मुकेश अंबानी अभी कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी के साथ मंच पर गए, 50,000 करोड़ की डील करके आए। अदानी और अंबानी को देश के कौन सा ऐसा राज्य जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कोई ऐसी विपक्ष की सरकार आप बता दीजिए जहां पर कम से कम 40-50,000 करोड़ रुपए इन दोनों ने नहीं लगाए हुए हैं। विशाल जी ये एक पहलू है, दूसरा पहलू नहीं, अगर आप अडानी अंबानी पर ही पूरा चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं मेरा सवाल तो सुनिए, अगर आप अडानी अंबानी पर ही सारा चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर विपक्ष के सारे नेताओं को कहना चाहिए कि हम तो नहीं लेते इनसे इन्वेस्टमेंट, ये तो साफ भ्रष्ट है। अडानी और अंबानी के खिलाफ कतई चुनाव नहीं लड़ रहा। नहीं विपक्ष तो लड़ रहा है। नहीं आप मेरे पूरा जवाब सुन ले, मुझे लगता है कि इसके बाद आपके कोई सवाल लेगा तो मैं उसमें भी जवाब। ठीक है, भागने वाला मामला नहीं है। ठीक है 70 करोड़ आबादी के पास जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति इस देश के 10 परिवारों के पास है। ठीक है, ये 10 साल में गरीब और गरीब हुआ, अमीर और अमीर हुआ, गरीब और अमीर के बीच की खाई जिस तरीके से बढ़ के आज जिस तरीके से भयावह स्थिति पैदा हो गई है, क्या ये आपको मुद्दा नहीं लगता? क्या भविष्य के लिए ये खतरनाक नहीं, लोकतंत्र के लिए? मैं फिर ये कह रहा हूं, आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आपने कई सारी चीजें बताई है, वो चीजें उनके बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में ये कह रहा हूं। लेकिन अगर आप अडानी और अंबानी को या कुछ परिवारों को कहते हैं कि साहब ये तो बहुत अमीर है, ये तो बहुत अमीर है, तो फिर सवाल ये भी पूछा जाएगा कि क्या ये कुछ गलत करके अमीर हो गए हैं? भाई अगर अब ये बात तो सवाल कर ये हो कि भाई 10 साल के अंदर आप दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं, उसमें जो जो योजनाएं सरकार ने आपके लिए बनाई हैं और उसका एक तरफा आपने लाभ लिया है, ये पूरा देश जानता है। ठीक है नीता जी, अखिलेश जी, ये तो बिल्कुल स्वीकार करने वाली बात हो गई कि आइए आप जितने पाप करके आने यहाँ शुद्धिकरण हो जाए, यहाँ हिस्सा दे दो और मौज करो, वो तो सीधा सा मामला है। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूरा देश ने देखा। अखिलेश यादव को कितना मिला? सुप्रीम कोर्ट के अखिलेश यादव को कितना मिला बताइए हमको। समाजवादी पार्टी को कितना मिला? दयाल आदमी थोड़ा सुन ले। मैं सुनने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर बगुला तालाब के किनारे बैठा हो, वो कह दे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो शोभा नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात करें तो बताइए समाजवादी पार्टी कितना मिला? अपना भी आंकड़ा पेश कर दीजिए। जिस तरीके से बोल तो लेने दीजिए, ठीक है बोलिए। जिस तरीके से कंपनियों पे ईडी और सीबीआई के छापे, इस डेट पे छापे, इस डेट पे बॉन्ड, इस डेट पे छापे, इस डेट पे बॉन्ड, उसकी पूरी लिस्ट पूरे देश ने देखी है। इससे ज्यादा और भ्रष्टाचार का नंगा स्वरूप इस देश को क्या दिखाया जा सकता है? आपके देश के चाहे हेमंत बिश्व शर्मा से लेके जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार से लेके जितने भी लोग हैं, एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने पे पहले आपने छापे मरवाए, उन पे केस कराए, बाद में सबको भाजपा में ले लिया। अब भ्रष्टाचार की बात पूरा जनता जानती है। हरियाणा को लेके एग्जिट पोल वहां भी 10 में से 8 दिखा देगा, जबकि पूरे हरियाणा में बीजेपी के प्रत्याशी गांव में नहीं घुस पाए, लेकिन एग्जिट पोल वहां भी 10 दिखा देंगे। मुझे लगता है परिणाम उसके भी आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल, हम उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद के संत कबीर नगर का चुनाव करवा रहे थे, प्रवीण निषाद जी निषादों के गांव में कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वहां भी आप 75-78 सीटें भी दिखा देंगे। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के अपने हौसला 2-3 दिन और बनाए रखने के लिए ठीक है। जनता ने मुद्दों पे वोट किया है और जनता को अपने हितों को ध्यान में रखे उसे नई सरकार चाहिए, जो 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस जो है नई सरकार बनाएगी। इंडिया के खाते में 125 दे रहा है। एक जन की बात का एग्जिट पोल है जो एनडीए को 362 से 392 दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 141 से 161 दे रहा है। न्यूज नेशन का एग्जिट पोल है, ये एनडीए के खाते में 342 से 378 दे रहा है, और
इंडिया गठबंधन को 153 से 169 दे रहा है। इसी तरीके से रिपब्लिक भारत और मेट्राइज का 353 से 368 एनडीए के खाते में, इंडिया को 118 से 133। कमोबेश एक जैसे आंकड़े ही आपको नजर आएंगे। अगर सबको अगर हम एवरेज करके देखें तो वही 350 यानी कि पिछली बार वाले नतीजे नजर आते हैं। अखिलेश जी, नहीं, ये एग्जिट पोल है, हमने इस बात पे पहले भी कहा, और परिणाम इससे निश्चित तौर पे बहुत अलग होंगे, क्योंकि झूठ और जनता के जो असली मुद्दे हैं वो सब चीज़ें जनता को एकदम साफ हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन विरोधी सरकार है, दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है, आम किसान और मजदूर के जीवन से इनका कोई सरोकार नहीं है। तो वो सब बातें लोग जो आप बात कर रहे थे कि जाति जनगणना का मुद्दा है, वो मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है, लोकतंत्र का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है, आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है, संविधान का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है। पर ऐसा क्यों हुआ कि जिस अकेले राज्य में जातिगत जनगणना हुई, नीतीश कुमार ने इतनी ताल ठोकी जातिगत जनगणना की, वो जातिगत जनगणना करवाकर बीजेपी की तरफ चले गए, वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुके ही नहीं। यानी कि उनको लगा कि मुद्दे में तो मेरे दम है, लेकिन इस गठबंधन की जो स्लो रफ्तार है, ये जिस चाल से चल रहा है, ये नहीं पहुंच पाएगा कहीं। नहीं, ये सवाल का जवाब तो सही नीतीश कुमार जी दे सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल से घोर निराशा हुई है। किसान जिसकी आमदनी 23 रुपए पे जीवन जी रहे हैं, मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उसमें जो कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के जो चेयरमैन थे, तब मोदी जी ने खुद लिखा था कि भाई किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाएगी तब तक किसानी संपन्न नहीं हो सकती। किसान सबसे बदहाल जीवन जिया है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, रोड बन जाए, एयरपोर्ट बन जाए, इससे रोजगार मिल जाएगा। आपने गरीब और गरीब होके अमीर और अमीर होके खाई इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी के लिए बड़ा जीवन दुश्वार हो गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार सिद्धांतहीन, नीति विहीन, प्रो पूंजीपति सरकार थी, जिससे इस देश को नीचे ले जाने का काम किया, रसातल में ले जाने लेकिन अगर एग्जिट पोल जैसे नतीजे रहे तो रहेंगे नहीं ना विशाल जी, ये तो बिल्कुल ना 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 विनोद जी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पब्लिक को ये लगे कि हाँ ईवीएम तो ठीक थी कम से कम। अभी जो 2 चरणों में मतदान के बाद जो इलेक्शन कमीशन का डेटा आया, उस पे पूरे देश में जो विमर्श हुआ, जो बात आई वो आपने सुनी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट भी गया वो, ठीक है, वो चीज सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बताइएगा साथ में। और दूसरा, इस देश की जनता को आप आंकड़ों और वादों से गुमराह नहीं कर सकते। उसने किसे वोट दिया है और कहां वोट गया है, हम आप यहां पे बात कर सकते हैं, लेकिन जनता को तो पता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब ये अपील वहां पर पहुंची, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये बता दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि ये जो बात बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मशीनों की बात नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि उन बातों तक बात जाएगी ही नहीं। मोदी जी की ईवीएम पर कोई दोष नहीं देगा, आप ये कह रहे हैं। कोई 4 तारीख को शाम को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम को दोष नहीं दे रहा होगा, ये गारंटी आप दे रहे हैं। मैं भारत की जनता के दिए हुए हर मैंडेट का हमारी पार्टी और सभी लोग स्वागत करेंगे, बीजेपी भी उसे स्वागत करेगी, क्योंकि बीजेपी की विदाई इस 24 में निश्चित है।